आज हम आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो आपको ये पहले से ही पता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए टू इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। और वो टू इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं? अपोजिट सेक्स के होते हैं। अब देखो कि बुल है या हैन है, वो क्या करते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बुल अकेला न्यू काव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ना ही हैन जो है वो अकेली जो है वो चिक्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की पहली शर्त ये है कि उसमें मेल और फीमेल टू सेक्सेस की इन्वॉल्वमेंट से ही न्यू जनरेशन बनेगी। और इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कुछ लिमिटेशंस थी जो पूरी नहीं हो पाती थी, और उसको पूरा करने के लिए फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की नीड हुई। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों अडॉप्ट किया जाता है, ये अब हम आपको बताएंगे। देखो, जब एक सेल से दो सेल बनती हैं तो इसमें क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती है और साथ साथ जो बाकी के सेल्यूलर अपरेटस है, मतलब जो और ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी भी कॉपी बनती है और एक सेल से वो डिवाइड होकर टू सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो सभी ऑर्गन्स। लेकिन डीएनए कॉपी का जो मैकेनिज्म है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता और उसमें हमेशा एरर आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बन रहा है तभी भी उसके अंदर वेरिएशंस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उन वेरिएशंस से बचा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो वेरिएशंस होती हैं ये किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए यूज़फुल होती हैं। ठीक है, और तो अब एक चीज़ हमें पता लगी कि जो वेरिएशंस हैं वो यूज़फुल होती हैं किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए। तो इसका मतलब तो फिर ये बनता है कि जो हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर अडॉप्ट करेंगे तो उसमें तो और ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होगा। अब डीएनए कॉपी का जो मैकेनिज्म है वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है कि उनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आती जा रही हैं। अब क्या होगा कि अगर वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ जाएं, सपोज करो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है और वो वेरिएशंस, छोटी वेरिएशंस ना आके क्या है एकदम से बड़ी वेरिएशंस आ जाएं, तो वो जो न्यू सेल बनेगी वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो जिंदा रह सके और वो मर जाएगी। तो फिर ज़्यादा इस वेरिएशंस के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये ज़रूरत हुई कि हम क्या करें कि जो भी हमारा पॉपुलेशन का ग्रुप है उसके अंदर से हम इंडिविजुअल को चूज़ करें। ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स तो जिंदा हैं, मतलब उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो कैसी हैं? यूज़फुल वेरिएशंस हैं। तो अगर हम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स को क्या करेंगे? इन्वॉल्व कर लेंगे इस प्रोसेस में, तो क्या होगा? उनके कॉम्बिनेशन से जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर भी यूज़फुल वेरिएशंस होंगी। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यही काम करवाता है कि वो क्या करता है कि टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो डीएनए हैं उनको वो क्या करता है, उनको वो कंबाइन करवा देता है और एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन इस बात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब सपोज करो एक इंडिविजुअल, ये मान लो फादर है या मदर है, तो इनका जो क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सपोज करो 2n है और इसके भी 2n है, तो इनका जो बच्चा बनेगा तो उसके अंदर तो वेरिएशंस, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने आएंगे? 4n। और फिर इनका जो बच्चा बनेगा जैसे कि ऐसे कि 4n और 4n, इनका जो बच्चा बनेगा उसमें आ जाएंगी 8। तो ऐसे कर करके हर जनरेशन में ये क्या होता चला जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में डबल होता चला जाएगा और सेल्यूलर एपरेटस में एक मैसअप हो जाएगा और हम इस हमारे कंट्रोल के ये बियॉन्ड बात हो जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ होता और जब से ये अर्थ एग्जिस्ट कर रही थी, अगर ऐसा ही प्रोसेस चल रहा होता तो आज इस दुनिया में सब जगह पर सिर्फ डीएनए ही डीएनए होता और किसी चीज़ के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ फिर? देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है उनके अंदर टिश्यूज़ में स्पेशलिटी पाई जाती है। तो उनकी बॉडी में कुछ इस तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि इस तरह के सेल्स का प्रोडक्शन होता है जो
जिनके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो पहले के कंपैरिजन में कम होगा। सपोज करो हमारे अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो हमारे अंदर जो सेल्स बन रही हैं वो n वाली सेल्स बन रही हैं उन स्पेशल ऑर्गन्स में। अब एक इंडिविजुअल से n बना और दूसरे इंडिविजुअल से भी n बना, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो डीएनए बनेगा वो 2n वाला बनेगा। ठीक है, और ये इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट कर देंगे कि फिर से इनसे जो बनेगा वो nn वाला बनेगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इनको हम क्या कहते हैं, जो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली जो सेल्स बनी हैं इनको हम बोलते हैं गैमीट्स। अब ये गैमीट्स हमारा ये पर्पस सॉल्व कर देती हैं और जो डीएनए का जो कंटेंट है या क्रोमोसोम्स का जो नंबर है उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रखती हैं। तो अगर कोई जायगोट जो है वो ग्रो कर रहा है या उससे कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसके लिए क्या होना जरूरी है कि स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का बनना जरूरी है। तो जब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस किसी की बॉडी के अंदर होगा तो इसके लिए क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी का यूज़ होगा। ठीक है, और इस एनर्जी का यूज़ करके फिर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। और दूसरी चीज़ ये कि बॉडी डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब ये गैमीट्स किस तरीके के होते हैं, जो अगर हम बात करें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन सिंपल बॉडी डिज़ाइन वाला, तो वो लगभग क्या करते हैं, एक ही जैसे गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि हम लोग हैं, तो हमारे में क्या होता है कि 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनते हैं। एक इस तरह का जिसको बोलते हैं हम एग या फीमेल गैमीट, और दूसरा बनता है इस तरह का जिसको हम बोलते हैं स्पर्म या मेल गैमीट। तो इन दोनों के फ्यूज़न से क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा, और उसी से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो अब ये जो स्पर्म होता है ये मोटाइल होता है, चल सकता है, और जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है। तो आगे के चैप्टर्स में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये गैमीट बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और किस तरीके से फिर इनसे मिलके जायगोट बनता है।